दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने सगल किताब यूट्यूब चैनल में। मैं दिवाकर मौर्य आज इलेक्ट्रिकल मशीन का चौथा लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आर्मेचर रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों। आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का मैंने पढ़ाया था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। और इससे जो इंड्यूस ईएमएफ था, मीन्स जो जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था, उसमें कमी हो जा रही थी। अब उस कमी को दूर कैसे करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त कैसे करेंगे, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, अब हम इसके तरीके को पढ़ेंगे। कौन कौन सा मेथड होता है जिसके द्वारा आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के तरीके, पहला है अतिरिक्त एम्पीयर टर्न द्वारा, दूसरा है एयर गैप द्वारा, तीसरा है इंटरपोल द्वारा और चौथा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा और पांचवा है पोल शू द्वारा। दोस्तों, पहला था अतिरिक्त एम्पीयर टर्न, मतलब एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न। अब मैं आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन किसे कहते हैं? आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध करता है, तो उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है या टर्मिनल वोल्टेज में कमी हो जाती है। अब हमें दोस्तों करना क्या है, जो आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स है वो स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध कर रहा था, तो अब हमें क्या करना है, स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स को बहुत मजबूत कर देना है। मतलब उसका स्टेटर से जो फ्लक्स निकले और जो उससे फील्ड बने वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो दोस्तों। तो वो क्या करेगा, आर्मेचर का अब जो फील्ड या फ्लक्स है उसका कम से कम विरोध कर पाएगा, तो आर्मेचर रिएक्शन कम से कम होगा। मैं विथ डायग्राम आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें पांचों मेथड को मैं डायग्राम बना बना के एक एक मेथड से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कम होगा आर्मेचर रिएक्शन। दोस्तों, ये डीसी मशीन का मैंने योग बनाया जिसमें फील्ड कोर बनाया है। अब हम करेंगे क्या, इस पोल कोर पे हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, जिसको स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं और एक्साइटिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इस पे मैंने फील्ड वाइंडिंग लगा दिया इधर और इस वाले पे भी लगा दिया, इसको मैंने एन पोल, इसको एस पोल बना दिया, मीन्स डीसी सप्लाई मैंने दे दिया। अब होता क्या था, इसमें हमारा होता था आर्मेचर की वाइंडिंग, ये ऐसे आर्मेचर की वाइंडिंग होती थी। हम क्या करते थे, प्राइम मूवर द्वारा इसके सॉफ्ट को घुमाते थे। ये प्राइम मूवर द्वारा हम इसके सॉफ्ट को कपल करके घुमाते थे दोस्तों। देखिए, अब इससे एन से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, एस पे समाप्त होती थी, एन से निकलती थी, एस पे समाप्त होती थी। तो करता क्या था, ये जो रोटर वाइंडिंग का फील्ड या फ्लक्स होता था ना, अब इसका विरोध करने लगता था। जैसे ये फील्ड या फ्लक्स बनता था, ये मान लीजिए कि यहाँ ये क्रॉस है, तो यहाँ क्लॉकवाइज घूमेगा, तो विरोध कर रहा था दोस्तों। अब हम करेंगे क्या, इस विधि में करेंगे क्या, देखिए ये जो पोल कोर पे वाइंडिंग लगी है ना, इसको हम एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न, मतलब अतिरिक्त एम्पीयर टर्न लगा देंगे। जैसे इस पे हम एक और वाइंडिंग ऐसे लगा देंगे। अब दोस्तों होगा क्या, इस पे भी लगा दीजिए। इससे जो फील्ड या फ्लक्स निकलेगा ना, अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अब इसका फील्ड या फ्लक्स विरोध भी करेगा तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा फील्ड या फ्लक्स अब निकलने लगा, बहुत सघन फील्ड या फ्लक्स निकलने लगा, तो अब विरोध भी करेगा तो उतना विरोध नहीं कर पाएगा। और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, मतलब रोटर के कंडक्टर से कटेगा फ्लक्स, तो उसमें जनरेटेड ईएमएफ की मात्रा में अब कमी होगी। तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, जो पोल पे वाइंडिंग लगी है ना, उसकी हम टर्न्स, मतलब फेरे की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फील्ड या फ्लक्स की वैल्यू स्टेटर की वृद्धि हो जाती है। अब आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स विरोध करेगा भी तो उतने को समाप्त नहीं कर पाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स एन से निकलेगा और एस पे आएगा, और कंडक्टर को आर्मेचर को प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो फ्लक्स कटेगा, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा। दोस्तों, ये पहला मेथड था। अब दोस्तों हम दूसरे मेथड को भी डायग्राम बना के समझेंगे। दोस्तों, अब दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, एयर गैप द्वारा आर्मेचर रिएक्शन को कैसे समाप्त करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं मैग्नेट की थोड़ी प्रॉपर्टी समझाता हूँ। दोस्तों, एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है,
लोहा का उससे कम होता है और सिलिकॉन स्टील का उससे भी कम होता है। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि सिलिकॉन स्टील की जो परमिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब वो फ्लक्स अपने अंदर से गुजरने देता है, मीन्स उसका रिलक्टेंस कम होता है। रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स आसानी से गुजरेगा, फ्लक्स आसानी से सेट होगा, और एयर गैप का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। दोस्तों करेंगे क्या, ये जो पोल है हमारा, ये जो पोल है ना, इसके पोल और इस रोटर के बीच में जो दूरी थी ना वो ज़्यादा थी, तो उस दूरी को हम कम कर देंगे। कम करेंगे तो जो फ्लक्स है ना उसको कम एयर गैप को पार करना पड़ेगा, मीन्स रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्लक्स का विरोध करने वाला कम हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स निकल के पहुँचेगा इस कंडक्टर के सरफेस पे। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है कि जो आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स है ना, स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध करता था, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड से फ्लक्स निकलेगा तो आर्मेचर उसका विरोध करेगा तो कम से कम करेगा, तो इस तरह से आर्मेचर रिएक्शन को हम कम कर सकते हैं। एयर गैप की वैल्यू को कम करके, एयर गैप की वैल्यू कम करेंगे तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, रिलक्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड या फ्लक्स रोटर के सरफेस पे पहुंचेगा। दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन समाप्त करने की तीसरी विधि है, इसका नाम है इंटरपोल द्वारा, बाई इंटरपोल द्वारा। करते क्या है दोस्तों, जनरेटर में या डीसी मशीन में जितने मेन पोल होते हैं उतने ही इंटरपोल होते हैं। इंटरपोल छोटे पोल होते हैं, अब जितने मेन पोल होते हैं उतने इंटरपोल भी लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अतिरिक्त पोल। और इस पे क्या करते हैं, काफ़ी इस इंटरपोल वाइंडिंग कॉपर की काफ़ी मोटे तार लपेट के बनाई जाती है, और इंटरपोल की जो वाइंडिंग का कनेक्शन कर आर्मेचर के वाइंडिंग के सीरीज में कर देते हैं। दोस्तों अब होता क्या है, जो आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स निकल रहा था, अब इस इंटरपोल का जो फील्ड या फ्लक्स निकलेगा वो सीधे सीधे विरोध कर देगा। तो अब क्या करेगा, जो रोटर का फील्ड या फ्लक्स था वो स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध कर दे रहा था, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते थे। तो अब कम से कम रोटर का फील्ड या फ्लक्स विरोध कर पाएगा, क्योंकि इंटरपोल से निकलने वाली करंट और आर्मेचर से निकलने वाली करंट बिल्कुल सीधे सीधे होगी, जो एक दूसरे को वैल्यू को कम कर देगी। तो रोटर का फील्ड या फ्लक्स स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का कम विरोध कर पाएगा। दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा मेथड बाय इंटरपोल द्वारा। चौथा मेथड है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। दोस्तों अब उसको भी डायग्राम बनाकर हम समझेंगे। दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की चौथी विधि है कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा, बाय कंपनसेटिंग वाइंडिंग। करते क्या है दोस्तों, जो ये पोल फेस है ना, इसी की फेस पे हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोस्तों लगा देते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। और इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी कनेक्शन आर्मेचर के सीरीज में होता है। दोस्तों यह कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं कहाँ लगाते हैं, तो पोल फेस पे लगाते हैं। और इसका कनेक्शन किसके सीरीज में होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में होता है। दोस्तों अब यह भी क्या करता है, आर्मेचर का जो करंट है वो सीधे सीधे क्या करेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक ही दिशा में होने के कारण विरोध करेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन इसके कारण भी कम हो जाएगा। दोस्तों आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स क्या करता है, स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध करता है, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो हमने क्या किया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कर दिया, तो वो उस करंट की वैल्यू को कम कर देगा, जिसके कारण रोटर का फील्ड या फ्लक्स स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का कम से कम विरोध कर पाएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन इस विधि द्वारा भी कम हो जाता है। दोस्तों अब हम अगली विधि पढ़ेंगे, पोल फेस की लंबाई को बढ़ाकर कैसे हम कम कर सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन को। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि
पोल कोर की लंबाई को बढ़ा देंगे। पोल कोर की लंबाई को बढ़ाने से क्या होगा कि जो पोल से निकलने वाला फील्ड या फ्लक्स है वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, क्योंकि पोल कोर का रिलेक्टेंस सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियाँ लगा कर बनाने से कम हो जाता है। अब उसकी लंबाई को हम बढ़ा देंगे तो वो रिलेक्टेंस के पाथ को कम से कम कर देगा, जिससे फील्ड या फ्लक्स आसानी से एन से निकल के एस पे जाए। इसकी लंबाई बढ़ाने से भी आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है दोस्तों। अब हमने 500 विधियाँ पढ़ ली कि आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे करेंगे। दोस्तों अगला हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन किसे कहते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको कम्यूटेशन के डिफिनीशन और कम्यूटेशन के डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा। दोस्तों अब हम कम्यूटेशन पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन किसे कहते हैं? कम्यूटेशन मीन्स दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन का मीन्स है आर्मेचर कंडक्टर जब भी ब्रश एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को पार करता है तो करंट अपनी पोलरिटी चेंज करता है और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसे कम्यूटेशन कहते हैं। दोस्तों आसान शब्दों में देखिए समझिए कि जो आर्मेचर में एसी करंट उत्पन्न होता है ना, उसको कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी में चेंज करता है। तो चेंज करते समय करंट की पोलरिटी चेंज होती है तो उसे हम कहेंगे कम्यूटेशन। देखिए आर्मेचर कंडक्टर जब भी ब्रश एक्सिस और एमएनए मीन्स मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को पार करती है तो करंट की पोलरिटी चेंज हो जाती है या करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसको हम कम्यूटेशन कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप पढ़ेंगे कि कम्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन। दोस्तों ये कम्यूटेशन मतलब दिक् परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आदर्श दिक् परिवर्तन होता है, एक आदर्शहीन दिक् परिवर्तन होता है। आदर्श दिक् परिवर्तन को बोलते हैं आइडियल कम्यूटेशन और आदर्शहीन दिक् परिवर्तन को बोलते हैं नॉन आइडियल कम्यूटेशन। दोस्तों इसका दूसरा नाम है सुदिक् परिवर्तन मतलब गुड कम्यूटेशन और एक और नाम है, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कम्यूटेशन सबल दिक् परिवर्तन। और दोस्तों इसी को बोलते हैं रैखिक दिक् परिवर्तन लीनियर कम्यूटेशन। दोस्तों आइडियल कम्यूटेशन आदर्श दिक् परिवर्तन, सुदिक् परिवर्तन गुड कम्यूटेशन, सबल दिक् परिवर्तन स्ट्रॉन्ग कम्यूटेशन, रैखिक दिक् परिवर्तन लीनियर कम्यूटेशन। और लीनियर कम्यूटेशन भी 2 प्रकार का होता है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और ईएमएफ कम्यूटेशन। दोस्तों आदर्श दिक् परिवर्तन और आदर्शहीन दिक् परिवर्तन मीन्स नॉन आइडियल कम्यूटेशन, इसी को बोलते हैं कुदिक् परिवर्तन बैड कम्यूटेशन और इसी को बोलते हैं वीक कम्यूटेशन। दोस्तों ये जो लीनियर कम्यूटेशन होता है 2 प्रकार का, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मतलब प्रतिरोध दिक् परिवर्तन और ईएमएफ कम्यूटेशन विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्तन। दोस्तों रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, बाई कार्बन ब्रश द्वारा, बाई ग्रेफाइट ब्रश द्वारा, बाई कार्बन ब्रश द्वारा, बाई ग्रेफाइट ब्रश द्वारा। और ईएमएफ कम्यूटेशन को हम 2 प्रकार से करते हैं, बाई शिफ्टिंग द इंटरपोल और शिफ्टिंग द ब्रशेस। बाई शिफ्टिंग द इंटरपोल, बाई शिफ्टिंग द ब्रशेस। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि इसके डायग्राम बनाकर समझेंगे कि कैसे आर्मेचर का जो करंट है वो अपनी नेचर चेंज कर रही है, अपनी पोलरिटी चेंज कर रही है, तो कैसे ये कम्यूटेशन हो रहा है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि दिक् परिवर्तन के समय इस फुरलिंग मतलब स्पार्किंग के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों अगर आर्मेचर बिल्कुल ठीक ठाक है और कम्यूटेटर भी बिल्कुल ठीक ठाक है फिर भी स्पार्किंग होती है, एसी को डीसी में परिवर्तन के समय देखते हैं कि उसका मेन क्या क्या रीजन होता है स्पार्किंग होने का। दोस्तों अगर मशीन ओवरलोड है, जैसा कि पहला लिखा गया है, मशीन
का अति भारण होना, मीन्स मशीन बाई ओवरलोडेड है तब भी स्पार्किंग होगा धारा का परिवर्तन के समय, मीन्स मशीन पर ओवरलोड नहीं डालना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होता है। दूसरा है मशीन में जो इंटरपोल हैं अगर नहीं है, मशीन मतलब डीसी मशीन में चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, अगर इंटरपोल नहीं है तो स्पार्किंग होगा, जिसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। मशीन में अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं है फिर भी स्पार्किंग होगा दोस्तों। और चौथा है अगर ब्रशों का प्रॉपर समुचित दाब नहीं है ना तब भी कम्यूटेशन होगा दोस्तों। और पांचवा है अगर मशीन में आर्मेचर में लैप बाइंडिंग है और उसका कनेक्शन इक्वलाइजर रिंग से हमने नहीं किया है तब भी दिक् परिवर्तन मीन्स कम्यूटेशन होगा दोस्तों। इसके लिए करते क्या हैं, जब भी आर्मेचर में हम लैप बाइंडिंग लगाते हैं तो उसका प्रॉपर कनेक्शन हम इक्वलाइजर रिंग से करते हैं। और छठवां है ब्रशों का एमएनए पर न होना, अर्थात जो ब्रश एक्सिस हैं और एमएनए एक्सिस हैं वो एक दूसरे के कौन साइड नहीं है तब भी दिक् परिवर्तन होगा दोस्तों। ये दिक् परिवर्तन के समय कम्यूटेशन के समय स्पार्किंग का कारण क्या क्या होता है, मतलब कि अगर ब्रश हमने प्रॉपर प्रेशर से नहीं लगाया है कम्यूटेटर के ऊपर तब भी स्पार्किंग होगा, इंटरपोल वाइंडिंग नहीं लगाई है फिर भी स्पार्किंग होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगाई है फिर भी स्पार्किंग होगा, मशीन को हमने ओवरलोड डाल दिया तब भी स्पार्किंग होगा। ये सारे रीजन कम्यूटेशन के समय स्पार्किंग के होने के कारण है। अब दोस्तों देखेंगे कि कम्यूटेशन के समय स्पार्किंग को कम कैसे किया जा सकता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कम्यूटेशन दिक् परिवर्तन को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए दो विधियां होती हैं, बाई रेजिस्टेंस मेथड और बाई ईएमएफ मेथड। दोस्तों पहला हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस मेथड से इस फुर्लिंग दिक् परिवर्तन के स्पार्क लेस कम्यूटेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कम्यूटेशन मीन्स है कि जब हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य जो स्पार्किंग हो रही है उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रश हम लगाए हैं जो हम ब्रश लगा रहे हैं कॉपर के, उसके स्थान पे हम कार्बन का ब्रश लगाएंगे जिससे उसकी प्रतिरोधकता 3 गुना होती है और उसका संपर्क प्रतिरोध भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में स्पार्किंग कम हो जाएगी। दोस्तों दूसरा मेथड है ईएमएफ मेथड। इसमें होगा क्या, जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है वो क्या करता है, कम्यूटेशन के समय कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य स्पार्किंग होता है रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण। जैसा कि नाम है, हम क्या करते हैं, रिवर्सल ईएमएफ उत्पन्न करके, मतलब रिवर्सल ईएमएफ उत्पन्न करके हम उस रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण कम्यूटेशन के समय स्पार्कलेस स्पार्किंग होती है। दोस्तों अगला इसके 2 मेथड हैं, हम ब्रश को शिफ्ट कर दें। दोस्तों इस विधि का प्रयोग आजकल बहुत कम किया जाते हैं। करते क्या है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रश को एमएनए से आगे पहले से ही शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों, जिसके कारण स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। दोस्तों अगला मेथड है इंटरपोल वाइंडिंग द्वारा। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम इंटरपोल वाइंडिंग मतलब 2 मेन पोलों के, अगर 2 मेन पोल हैं तो 2 इंटरपोल होंगे, 4 मेन पोल हैं तो 4 इंटरपोल होंगे। दोस्तों इसमें करते क्या है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में हम इंटरपोल वाइंडिंग का कनेक्शन कर देते हैं, जिससे आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको यह प्रभावित करता है, उसको कम करता है, तो उसका फील्ड या फ्लक्स या दोस्तों हम ये बोलते थे आर्मेचर रिएक्शन में, तो इसका यहाँ बोलेंगे कि करंट का नेचर चेंज करते समय ब्रश और कम्यूटेटर के मध्य कम स्पार्किंग होगा। दोस्तों ये आपका आर्मेचर रिएक्शन आज के लेक्चर में समाप्त हुआ और कम्यूटेशन दोस्तों समाप्त हुआ। दोस्तों
अगले लेक्चर में हम डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप लोगों को मिलेंगे। दोस्तों आप लोग को इस चैनल को अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए, जिससे हम थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।